हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। जो हमारा पुराना एक वीडियो जो लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया था अकोस्टिक्स का, फैक्टर अफेक्टिंग अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एंड देयर रेमेडीज, जिसमें हमने कुछ फैक्टर कवर किए थे। ड्यूरेशन टाइम कवर किया था हमने, लाउडनेस कवर किया था और फोकसिंग एंड इंटरफेरेंस इफेक्ट को भी कवर किया था। हमने देखा था कि इनका क्या क्या मतलब है और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि इनको दूर करने के लिए, इनके जो इफेक्ट हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या क्या रेमेडीज अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या रेमेडीज अडॉप्ट करनी चाहिए। सॉरी, अब नेक्स्ट है हमारा इसी क्रम में अगला है हमारा इको। इको क्या है? इन इको इज हियर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए डिजास्टर साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, if the time travel between the direct sound and reflected sound is less than 0.0066 second, the reflected sound is helpful in increasing the loudness, but those sound arriving later than this cause confusion। तो basically disaster sound reflecting object means, अगर हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन किया था इस चीज़ को भी कि हमारे यहाँ पे जो हमारा रूम है बिल्डिंग के अंदर का, वहाँ पे कुछ अलग अलग फॉरेन मटेरियल्स को, या फिर हमारे जैसे कि सीलिंग है, फिर कुछ हमारे कारपेट है, इन सब को यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन का इफेक्ट अचीव करने के लिए। और रिफ्लेक्शन क्वाइट हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करता है, साउंड को के मूवमेंट में हेल्प करता है और साउंड के ऑप्टिमम इंटरफेरेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन डिजास्टर साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट तो ऐसा है कि कुछ साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं साउंड को। तो वो क्या करेगा, हमारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, या फिर हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर हमारा साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो एक नॉइस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 0.066 सेकंड से कम टाइम में का डिफरेंस है अगर आपके डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का, तो वो हमारा क्या करेगा, लाउडनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतने टाइम के में आपका रिफ्लेक्टेड साउंड पहुंच जाना चाहिए। एक आपका साउंड डायरेक्ट साउंड प्रोड्यूस होगा और एक है रिफ्लेक्टेड साउंड। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे देख लें तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये मेरा सोर्स है। अब यहाँ पे सोर्स ने मेरा पहले इस तरीके से एक साउंड रिफ्लेक्ट प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट साउंड भी होगा। ठीक है, मैं उस टाइम पे मेरा डायरेक्ट साउंड भी ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्टेड साउंड भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही जाएगा या फिर रिफ्लेक्टेड जाएगा। अब जो दूसरा साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है मेरा, अब वो क्या कर रहा है, तो ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे, और दूसरे वाली जिसको मैंने डबल एरो किया है वो दूसरे वाले साउंड का डायरेक्ट साउंड है। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस, टाइमिंग का डिफरेंस 0.066 सेकंड से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करने में हेल्प करेगा, इस पॉइंट पे लाउडनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मेरा रिफ्लेक्टेड साउंड 0.066 सेकंड से लेट आता है तो फिर क्या होगा, इस जो मेरा राउंड कर रखा है मैंने, ये क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है, उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इस डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। ठीक है, तो अब इको को, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इको। अब इको को दूर करने की रेमेडी क्या है? इको कैन बी अवॉइडेड बाय कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉल एंड हाई सीलिंग विद सुटेबल साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो बेसिकली साउंड, या फिर हम एक तरह से इसको कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि अकोस्टिक को मेंटेन करने के लिए आपको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर कि कहाँ पे हमें साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल को यूज़ करना है और कहाँ से उसको रिमूव करना है। फिर इक्लोन इफेक्ट, ये क्या है? इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ ए न्यू सेपरेट साउंड ड्यू टू मल्टीपल इकोज। ए सेट ऑफ रेलिंग और एनी रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सेड टू प्रोड्यूस इक्लोन इफेक्ट। दिस इक्लोन इफेक्ट, यहाँ डबल हो गया थोड़ा इफेक्ट, दिस इक्लोन इफेक्ट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल साउंड। तो बेसिकली क्या है कि आपने अभी देखा कि सपोज कि बहुत सारे इको प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं और बहुत नंबर ऑफ
इकोस प्रोड्यूस हो गए किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पॉइंट पे, तो वहाँ पे अपने आप में एक नया साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि सोर्स से प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंट जो मेरे इकोज हैं उनके फाइनल सेट से एक नया ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसका सोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये इफेक्ट क्या है मेरा, एक क्लोन इफेक्ट। और उसके लिए भी वापस से हमारी रेमेडी क्या होगी, हमें जो इको के लिए जो मेरी रेमेडी है वही मेरे क्लोन इफेक्ट को रिमूव करने के लिए भी रेमेडी हो जाएगी। ठीक है, अब रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से पता है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से। तो जैसे कि इफ विंडो पैनल एंड सेक्शन ऑफ वुडन पोर्शन हैव नॉट बीन टाइटली फिटेड दे मे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, thereby creating an extra sound in addition to the sound produced in the hall or room। तो मानिए कि अगर आपको रेजोनेंस इफेक्ट हटाना है किसी का भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको टाइटली पैक करने पड़ेंगे। अगर आपका देखिए कि विंडो पैनल और जो वुडन पोर्शन है मेरा पैनल जिससे लगा हुआ है वो दोनों टाइटली फिट नहीं है, तो क्या होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट होकर कर देंगे। और जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे एक स्टेज के बाद में रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होगा हॉल में, और वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए ले सकते हैं कि जैसे रोडवेज की बसों में होता है ना, कि एक साउंड है जो कि मेरे बस के चलने से हो रहा है और एक हमारी विंडो जो हम हैं वो अलग ही अपना एक साउंड प्रोड्यूस करती रहती है, अलग ही उनका म्यूजिक चलता रहता है, ठीक है। तो उसको आप एक तरह से रेजोनेंस बोल सकते हो लाइट वे में, उसको एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। रेमेडी क्या हो सकती है, रेमेडी यही है कि आपको पैनल्स जो भी हैं विंडो के या फिर बाकी ओपनिंग्स के रूम की, उनको प्रॉपरली पैक करना है, ठीक है। तो फिर अब एक है नॉइस। अब नॉइस क्या है, नॉइस हमें नॉइस की ज़रूरत है या नहीं, तो बेसिकली नॉइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें साउंड की ज़रूरत होती है। जो साउंड हमें अनवांटेड है उसी को हम कहेंगे नॉइस। द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड ए नॉइस। द हॉल और रूम शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स नॉइस। तो बेसिकली दो तरह की नॉइस होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कुछ और है, जैसे कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, रेजोनेंस की वजह से एक इंटरनल मेरा नॉइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर आप जैसे कि गॉसिपिंग चल रही है मेरी क्लास में ना, जब कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है और बच्चे जो बीच में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बोलने लग जाते हैं आपस में, गॉसिपिंग, तो वो क्या है, इंटरनल नॉइस। और एक्सटर्नल नॉइस मीन्स क्या, कि जैसे कि हम क्लासरूम का एग्जांपल रहे, तो क्लास चल रही है सेकेंड ईयर सिविल की और सपोज कि थर्ड ईयर सिविल फ्री हो गया 5 मिनट जल्दी, और वो एक रूम से दूसरे रूम में मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से भी कुछ अनवांटेड नॉइस आएगी, अनवांटेड साउंड आएगा, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस। अब नॉइस किस तरीके से होती हैं, 3 मेजर, एयरबोर्न, स्ट्रक्चर बोर्न एंड इनसाइड नॉइस। अब क्या है वो, एयरबोर्न मतलब extraneous noise which are coming from outside through open window, door and ventilators are known as airborne noise. The airborne noise can be avoided by following remedies mentioned. तो बेसिकली जो एयर जिसका कैरियर है, तो एयर कैसे आ रही है हमारी ओपनिंग और डोर वेंटिलेटर से आ रही है हमारे रूम के अंदर, तो उन पर्टिकुलर जगहों से जो भी मेरी नॉइस आ रही है वो मेरी एयरबोर्न नॉइस है। उसको कैसे हटाओगे आप, तो हॉल और रूम कैन बी मेड एयर कंडीशनड। एयर कंडीशनड हो गया तो फिर ये ओपनिंग वाला कंसेप्ट ही नहीं है। जब ओपनिंग वाला कंसेप्ट नहीं है तो एयरबोर्न नॉइस आएगी नहीं। दूसरा, बाय यूजिंग डोर एंड विंडो विथ सेपरेट फ्रेम विद प्रॉपर साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो दूसरे वाले केस में भी आपको डोर और विंडो को बंद करना पड़ेगा। मतलब अगर आप क्लासरूम है और उसको एयरबोर्न नॉइस से दूर रखना चाहते हो तो डोर और विंडो को साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाइए, बंद करिए और बंद रूम के अंदर आप लेक्चर लीजिए, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, वो मेरा एयरबोर्न नॉइस नहीं आएगी। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइस, जैसे कि नॉइस विच इज कन्वेड थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइस, ठीक है। अब ये क्या है,
द स्ट्रक्चर वाइब्रेशन में ऑक्यूर ड्यू टू स्ट्रीट ट्रैफिक ऑपरेशन और हेवी मशीन्स। तो जो ये मेरी वॉल के थ्रू आ रही है, स्ट्रक्चर के थ्रू आ रही है, जैसे कि बाहर आपका ट्रैफिक का मूवमेंट होता है और आपको एक तो उसकी आवाज़ आएगी एयर के थ्रू, और एक होगा उन बहुत हेवी मशीन्स जा रही है, या फिर सपोज कि हमारा जो क्लासरूम है सेकेंड डेसिबल का, उसके बाहर की जो स्टेयर केस है उस पर कोई हेवी मशीनरी या फिर आप समझ लो कि 2-3 टेबल को ही घसीट के ले जाया जा रहा है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। अब वो वाइब्रेशन पहले फर्श के बाद में वॉल, और वॉल के थ्रू अंदर। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू आया है ये नॉइस। तो ये कैसे होगा, ये नॉइस कैसे प्रोड्यूस होगा मेरा, और उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रक्चर बाउंड नॉइस। और उसकी रेमेडीज क्या क्या है, दिस नॉइस कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग डबल वॉल विथ एयर स्पेस बिटवीन देम। तो क्या होगा, जैसे कि अभी वाला एग्जांपल ले तो फर्श के बाद मेरे डबल वॉल सिस्टम के बाहर वाली वॉल पे आ जाएगा वो वाइब्रेशंस, लेकिन बाहर वाली और अंदर वाली के बीच में क्या है, मेरी एयर स्पेस है, तो वो आगे नहीं आ पाएगा। बाय यूजिंग एंटी वाइब्रेटिंग माउंट्स और by covering the floor and wall with proper sound absorbing material, this noise can be eliminated. और फिर है इनसाइड नॉइज। इनसाइड नॉइज कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि जो रूम के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है, एयर कंडीशनर, जनरेटर्स, फैंस, टाइपराइटर्स, इस तरीके के हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से। और जैसे कि स्टूडेंट्स का अगर नॉइस है तो वो भी मेरी इनसाइड नॉइज है। साउंड स्टूडेंट्स मतलब बेसिकली हम लोग अभी क्लासरूम का एग्जांपल लिए हैं इसलिए, अदरवाइज यूज़र का जो नॉइस है वो मेरा इनसाइड नॉइस है। तो रेमेडीज़ क्या है, द साउंड प्रोड्यूसिंग मशीनरी कैन बी प्लेस्ड ओवर एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कारपेट, पैड, वुड, उन पे रखा जाएगा, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाय यूजिंग कर्टन, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल या कर्टन यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अकॉस्टिक्स चैप्टर खत्म होता है दोनों वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।